हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद सोनिया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। लेट्स स्टार्ट। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग के बाद जो सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का, वो है ऑर्गेनाइजिंग। यानी चीज़ों को हमने प्लान कर लिया है, अब हमें उन्हें क्या करना है, अब हमें उन्हें ऑर्गेनाइज करना है करेक्ट वे में। ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है दैट इनिशिएट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है जो कि इनिशिएट करता है, यानी जो कि स्टार्ट करता है प्लान, जो हमने प्लानिंग में प्लान्स बनाए उनको इम्प्लीमेंट करना बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप्स। और कैसे उन्हें इम्प्लीमेंट करता है, क्लैरिफाई करता है कि कौन सी जॉब किसकी है और किसका जो है क्या किससे वर्किंग रिलेशनशिप है। एंड इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज फॉर अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। और ऑर्गेनाइजिंग जो है वो इफेक्टिवली डिप्लॉय करता है हमारे रिसोर्सेज, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज, उनको इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग में ही हम डिप्लॉय करते हैं कि हम जो है अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सकें। तो पूरी डेफिनेशन को हम शॉर्ट में समझते हैं। प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है इसमें कि हम इम्प्लीमेंट करते हैं प्लान्स को और जॉब्स को क्लैरिफाई करते हैं कि कौन सी जॉब किसकी है, किसका क्या जो है रिलेशनशिप है। और उसके बाद जो है जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको जो है हम सही से डिप्लॉय करते हैं कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सकें। ऑर्गेनाइजिंग इज अ मीन्स फॉर ट्रांसलेटिंग प्लान इनटू एक्शन। ऑर्गेनाइजिंग जो है हमारे प्लान्स को एक्शन में कन्वर्ट करता है। यानी हमने जो प्लानिंग में प्लान्स बनाए थे कि हमें ऐसे ऐसे अपना वर्क करना है, हमें ये चीज़ यूज़ करनी है, हमने, आपको याद होगा प्लानिंग में पढ़ा था कि अल्टरनेटिव कोर्सेज जो होते हैं हमारे, उनको हम जो है इवेलुएट करते हैं, उसमें से बेस्ट सेलेक्ट करते हैं। अब वो जो बेस्ट सेलेक्ट किया था उस प्लान को हम एक्शन में लेके आ रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग में। यानी वहां तो हमने प्लानिंग कर ली, अब उसको एक्शन में लेके आ रहे हैं हम ऑर्गेनाइजिंग में। ऑर्गेनाइजिंग essentially implies a process which coordinates human efforts, assemble resources and integrate both for achieving specified objective। ऑर्गेनाइजिंग में ही हम लोग क्या करते हैं, पूरा प्रोसेस होता है जिसमें कोऑर्डिनेट करते हैं ह्यूमन एफर्ट्स को। यानी जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हैं उनके सारे एफर्ट्स को हम कोऑर्डिनेट करते हैं, असेंबल करते हैं सारे रिसोर्सेज को, उनको ऐसे इंटीग्रेट करते हैं कि हम जो है अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को जो है बहुत ईजिली अचीव कर सकें। अब एक एक करके हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है। टोटल 7 इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली इंपॉर्टेंस है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मतलब होता है किसी भी वर्क में जो इंसान है वो कंप्लीटली एकदम स्पेशलाइज है, यानी उसको महारत हासिल है, एक तरह से ये समझिए। तो जो ऑर्गेनाइजिंग है वो स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट इसलिए देता है क्योंकि हम ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, वर्क को डिवाइड कर देते हैं और ये तय कर देते हैं कि कौन सा वर्क किसको करना है। तो जब डिवीजन ऑफ वर्क हो चुका होता है तो ये क्या करता है, एक एम्प्लॉय का जो वर्कलोड है वो रिड्यूस कर देता है और बार बार एम्प्लॉय उसी काम को कर रहा होता है, तो वो उसमें स्पेशलाइज हो जाता है। जैसे अगर अभी आपसे कह दिया जाए कि आपको जो है सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं, तो ये नहीं पॉसिबल है ना कि आप अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स सब में स्पेशलिटी आपकी नहीं, आप सब में स्पेशलाइज नहीं हो पाओगे। बट आपसे कहा जाए कि आपको सिर्फ बिजनेस पढ़ाना है तो आप उसको अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे, बार बार आप उसे पढ़ाओगे तो आप उसमें स्पेशलिस्ट हो जाओगे, यानी आपका उसमें स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी है, वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है और एक पर्सन को एक ही काम दिया जाता है या 2 काम दिए जाते हैं, तो वो वर्क वो बार बार कर रहा होता है, तो वो उसमें जो है स्पेशलाइज हो जाता है, जिससे कि मिस्टेक्स बहुत कम होती है। सेकेंड है क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, हमें वर्किंग रिलेशनशिप की क्लियरिटी होती है। ईच पर्सन नोज हिज सुपीरियर फ्रॉम हुम ही हैज टू टेक ऑर्डर। हर पर्सन को पता है कि उसका सुपीरियर कौन है, यानी उसका हेड कौन है, उसे किससे ऑर्डर लेना है, उसको किसको जाके आंसर देना है। ये नहीं कि वो पर्सन जो है एकदम उसको समझ में नहीं आ रहा है, ये भी ऑर्डर दे रहा है, ये भी ऑर्डर दे रहा है, सबसे वो ऑर्डर ले रहा है और उसके बाद जो उसको समझ में नहीं आ रहा कि पहले किसका काम करें। ये वाला वर्क जो है, ये वाला जो कंफ्यूजन है, ये ऑर्गेनाइजिंग जो है खत्म कर देती है। ऑर्गेनाइजिंग जो है क्लियरिटी दे देती है कि आपका वर्किंग रिलेशनशिप क्या है। और अगर आपको ये क्लियरिटी रहती है कि आपकी सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप क्या है, तो वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में भी हेल्प करता है कि हमें पता है कि हमने इनको ये वर्क दिया है। एज अ सुपीरियर आई नो कि मैंने मिस्टर ए को ये वर्क दिया है, तो अगर वर्क में कोई भी मिस्टेक है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मिस्टर ए ही हैं, क्योंकि उनको ही मैंने वो काम दिया था। तो ये भी जो है ऑर्गेनाइजिंग का जो है एक इम्पोर्टेंस है। थर्ड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब जो रिसोर्सेज हैं वो सही तरीके से यूज हो रहे हैं, उनका कोई भी एक्सेसिव यूज नहीं हो रहा है।
तो जो ऑर्गेनाइजिंग है वो इंश्योर करती है कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, फाइनेंशियल रिसोर्स है, मटेरियल रिसोर्स है, ये सारे रिसोर्सेज ही ऑप्टिमम जो है उनका यूटिलाइजेशन हो, किसी का भी एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ना हो। और इसीलिए जो है ऑर्गेनाइजिंग क्या करती है, वो हमें हेल्प करती है, डुप्लीकेशन जो है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क उसको रिड्यूस करती है। यानी अगर वर्क जो है सही से डिवाइड हो गया है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, तो कोई भी डिपार्टमेंट ऐसे नहीं कि दो डिपार्टमेंट सेम वर्क कर रहे हैं, जिससे कि उनके एफर्ट्स भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और उनका जो वहाँ रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं उनका भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। नहीं, डुप्लीकेशन ऑफ जो आपके वर्क हैं वो खत्म होते हैं, जो कि हेल्प करता है हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में। नेक्स्ट है एडेप्टेशन टू चेंज। अब क्योंकि हमें ये पता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एक डायनेमिक इन्वायरमेंट में फंक्शन कर रहा होता है, यानी वो जो इन्वायरमेंट हमेशा उसका एक जैसा नहीं होता, बदलता रहता है। तो अगर हम ऑर्गेनाइजिंग का जो है हेल्प लेंगे तो उससे क्या होता है कि हमारी जो रिलेशनशिप होती है, जो इंटर रिलेशनशिप होती है सुपीरियर सबऑर्डिनेट की, और जो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है वो हमेशा अच्छा रहता है। तो कोई भी अगर चेंज होता है तो हम लोग उसे ईजिली अडेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड्स अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब्स एंड क्लैरिफाई अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था जहाँ वर्किंग रिलेशनशिप की हमने बात की थी कि ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि आपकी जो भी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप है वो जो है पूरी क्लियर रहती है। तो इससे क्या होता है, जो कन्फ्यूजन या डुप्लीकेशन है उसके कोई चांसेस नहीं रहते, या रहते भी तो बहुत कम रहते हैं। तो इससे हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी बहुत इफेक्टिवली वर्क कर सकता है। तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज ऑब्वियस कि अगर कोई पर्सन है वो किसी वर्क में स्पेशलिस्ट बन रहा है, उसको पता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा रहा है, वो डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम कर सकता है, तो इससे क्या है कि उसको इनोवेशन की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसको ये चांस मिल रहा है कि वो अपने वर्क को अच्छे से करे, वो जो है चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। तो जिससे कि क्या होता है, जो सुपीरियर्स हैं वो अपने वर्क को डेलीकेट कर देते हैं अपने सबऑर्डिनेट को, और डेलीगेशन के बाद वो खुद जो सुपीरियर होते हैं वो अदर वर्क्स पे लग जाते हैं। इससे क्या होता है कि वो जो पर्सन जिसको कि जो सुपीरियर है उन्होंने अपना वर्क जो है वो डेलीगेशन के थ्रू दिया हुआ है, उसका भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ जो है पर्सोनल का बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता है। ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है आपके ऑर्गेनाइजिंग की। नेक्स्ट है और लास्ट है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ऑर्गेनाइजिंग जो है वो हेल्प करता है किसी भी बिजनेस और ज़्यादा जो है डिपार्टमेंट्स इस्टेब्लिश करने के लिए, जॉब पोजीशंस इस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि वो सारे वर्क्स को ऑलरेडी अलाइन कर रहा है सही तरीके से। तो इससे क्या है कि बिजनेस के एक्सपेंशन और ग्रोथ की चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और अब जो आपका पैटर्न आता है एग्जाम में, उसमें ये नहीं कि आपसे कह देंगे कि कोई भी 3 इंपॉर्टेंस बताइए, 4 इंपॉर्टेंस, नहीं, वो एक केस स्टडी देंगे और कहेंगे आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस और द फंक्शन, और उसके बाद आपसे कहेंगे कि अब उसको एक्सप्लेन करिए। सो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको सारी इंपॉर्टेंस के बारे में बहुत अच्छे से इन डेप्थ, इन डिटेल आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप उस केस स्टडी को जो है डिकोड कर पाएंगे। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। ऐसी और वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।